जितने भी बच्चों के दिमाग में फ्रिक्शन लगी हुई है जिस कारण उनका दिमाग नहीं चल पा रहा फिजिक्स में, मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो से आपका फ्रिक्शन तो समझ में आएगी, आपका दिमाग भी चलने लग पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी की स्लाइडिंग की टेंडेंसी को अपोज करती है या स्किडिंग की टेंडेंसी को अपोज करती है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक बॉडी आपकी चलनी शुरू नहीं हुई, वो इसलिए चलनी नहीं शुरू हुई क्योंकि आपने जो बाहर से फोर्स लगाई हुई है बॉडी को चलाने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम दी स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब तक आपका एक्चुअल रिलेटिव मोशन शुरू ना हो जाए तब तक आप ये समझ लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगी हुई है। तो जब एक्चुअली रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए एक बॉडी का दूसरे सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू, तो तब जो फ्रिक्शन एक्ट करती है बॉडी के ऊपर उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फ्रिक्शन। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अपना प्रोफेसर वरुण शुक्ला, एक नया टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन। जी हां, फ्रिक्शन भी एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। पिछले लेक्चर में मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कवर किए, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, दूसरा लॉ, स्पेशली दूसरा लॉ कैसे लगाना है वो आपको अलग अलग तरीकों से सिखाया। और मेरा जो बिल्कुल पिछला लेक्चर था वो टेंशन के ऊपर था और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके जीवन में टेंशन खत्म हो जाए। जी हाँ, और आज जितने भी बच्चों के दिमाग में फ्रिक्शन लगी हुई है जिस कारण उनका दिमाग नहीं चल पा रहा फिजिक्स में, मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो से आपका फ्रिक्शन तो समझ में आएगी, आपका दिमाग भी चलने लग पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये लेक्चर ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरी चैनल को फैलाइए क्योंकि मैं आपको एक ऐसा कंटेंट दे रहा हूं YouTube पर जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन क्या है। देखिए बचपन से हम ये करते आ रहे हैं। देखिए बचपन से मेरा ये मतलब ही नहीं है कि नर्सरी एलकेजी की मैं बात कर रहा हूँ, बचपन से मेरा ये मतलब है 8वीं 9वीं 10वीं। तो जब भी मैं बचपन कहूँ मेरा कहने का केवल यही मतलब है 8th 9th 10th में आपने जरूर ये वो शब्द सुना होगा कि फ्रिक्शन क्या है। देखिए फ्रिक्शन की जो बचपन की जानकारी है हमें वो ये है कि जैसे हम फ्रिक्शन शब्द सुनते हैं हम कहते हैं अच्छा ये एक फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करती है, जो कि ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक भी है, जो बचपन में हमें पढ़ाया गया या हमने पढ़ा है, राइट। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन होती कितनी तरह की है वो सीखेंगे सबसे पहले। तो फ्रिक्शन का जनरल मतलब तो ऑपोजिशन ही होता है, अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन एक फोर्स ही होती है। तो चलिए देखते हैं कितनी तरह की फ्रिक्शन होती है और कब कब ये लगानी होती है। तो फ्रिक्शन जो है सबसे पहले हम सीखेंगे 3 तरह की फ्रिक्शन है हमारे पास। सबसे पहले है स्टैटिक फ्रिक्शन, देन वी हैव लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लास्ट वी हैव काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक फ्रिक्शन और भी होती है रोलिंग फ्रिक्शन, जो जब मैं आपको रोटेशनल मोशन करवाऊंगा तो उसमें मैं सिखाऊंगा। फिलहाल आपको ये 3 तरह की फ्रिक्शंस पे पकड़ बनानी है, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। ठीक है, स्टैटिक शब्द का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी सिंपल भाषा में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुई, स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी की स्लाइडिंग की टेंडेंसी को अपोज करती है। क्या कहा मैंने? स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी की स्लाइडिंग की टेंडेंसी को अपोज करती है या स्किडिंग की टेंडेंसी को अपोज करती है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक बॉडी आपकी चलनी शुरू नहीं हुई, वो इसलिए चलनी नहीं शुरू हुई क्योंकि आपने जो बाहर से फोर्स लगाई हुई है बॉडी को चलाने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम दी स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिससे उसने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है। तो इसीलिए आपकी बॉडी अभी तक चलनी शुरू नहीं हुई। जब तक आपका एक्चुअल रिलेटिव मोशन शुरू ना हो जाए तब तक आप ये समझ लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगी हुई है। ठीक है, सिंपल भाषा में स्टैटिक का मतलब ये है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या मतलब है? लिमिटिंग को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, कि स्टैटिक अपने आप को कहां तक मैक्सिमाइज कर सकती है। यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने बॉडी पे बाहर से फोर्स लगानी शुरू की 10 न्यूटन लगाते ही बॉडी नहीं चली। क्यों? क्योंकि उसी समय उसको एक अपोजिंग फोर्स मिली जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसने
उसने भी अपनी वैल्यू 10 ही कर ली। आपने 10 फोर्स लगाई, स्टैटिक ने भी अपनी वैल्यू 10 कर ली। आपने 15 लगाई, अगर वो फिर नहीं चलना शुरू हुई तो स्टैटिक ने फिर से अपनी वैल्यू 15 कर ली। आपने 20 लगाई, अगर वो फिर से नहीं चलना शुरू हुई तो स्टैटिक ने अपनी वैल्यू 20 ही कर ली। आपने 25 लगाई, अगर वो फिर नहीं चलना शुरू हुई तो स्टैटिक ने अपनी वैल्यू 25 कर ली। तो ये हो क्या रहा है, ये खास तरह का पैटर्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताने वाला हूं मैं, कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये अपनी वैल्यू खुद ब खुद एडजस्ट करती जाती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यू आर अप्लाइंग, राइट। तो जैसे मैंने 25 तक एग्जांपल दी कि 25 न्यूटन तक स्टैटिक ने अपनी वैल्यू को खुद ब खुद एडजस्ट कर लिया। मान लीजिए आपने 27 की और बॉडी जस्ट चलना शुरू कर गई, तो ध्यान से सुनिएगा, जस्ट बोला मैंने, एक्चुअली नहीं चलना शुरू करी, जस्ट चलना शुरू कर गई। जब जस्ट का मतलब हो, उसका मतलब ये हुआ कि भाई हाँ, उस बॉडी ने गियर डाल लिया हुआ है, एक्सेलरेटर पे पैर रखने वाली है और ये चल पड़ेगी, कभी ना कभी चल पड़ेगी। तो 27 न्यूटन पर ऐसा क्या हुआ? तो 27 न्यूटन पर ऐसा ये हुआ कि जब आप बाहर से फोर्सेस लगा रहे थे तो जो कांटेक्ट बना हुआ था दो सरफेस का, जो आपस में दोनों के एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने बॉन्ड्स बनाए हुए थे, वो टूट नहीं रहे थे। 25 न्यूटन तक वो नहीं टूट रहे थे, 27 न्यूटन पर वो सारे टूट गए। तो अगर बॉन्ड्स टूट गए, या ये कह लो कि एडहेजन फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच की, वो ओवरकम हो चुकी है। किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। 25 न्यूटन तक वो ओवरकम नहीं हुई थी, 27 न्यूटन पर वो ओवरकम हो गई है। तो 27 न्यूटन को क्या बोला जाएगा फिर? 27 न्यूटन को बोला जाएगा स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू। तो उस समय जो फ्रिक्शन लग रही होगी दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी। तो ये दोनों तरह की फ्रिक्शन मैंने एक सिंपल एग्जांपल से समझा दी, राइट। फिर क्या हुआ? उसके बाद बॉडी चलना शुरू कर गई। जब बॉडी सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू चलना शुरू कर गई तो इसका मतलब उसका एक्चुअल रिलेटिव मोशन शुरू हो चुका है। तो जब एक्चुअली रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए एक बॉडी का दूसरे सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू, तो तब जो फ्रिक्शन एक्ट करती है बॉडी के ऊपर उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक शब्द का मतलब ही मोशन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो मैंने 5-7 मिनट आपको समझाया है ये क्रक्स है। ये जरूर सुनिएगा, कभी भी कंफ्यूजन हो कि स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक है क्या है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। हम जब भी रेड लाइट होती है, जब रेड लाइट होती है हम अपनी गाड़ी, अपना व्हीकल रोक देते हैं, राइट। तो अब ये समझ लीजिए कि रेड लाइट हमारे लिए स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये खतरे की घंटी है, रेड लाइट, ठीक। अब जैसी ऑरेंज लाइट होती है तो अब हम थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, राइट। जब अलर्ट हो जाते हैं तो हम चलना शुरू करने ही वाले हैं, तो आप कह दीजिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है ऑरेंज लाइट। क्लियर? कई बार तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा ध्यान इधर उधर है, तो मेरी बीवी मेरे को थोड़ा सा मारने की कोशिश करती है, जगाने की कोशिश करती है कि भाई चलो। तो मुझे ऐसे होता है कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो सॉरी, ये मेरी वीडियो, मैं अपनी बीवी के बारे में इतना ही बोल सकता हूँ, ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि वो वीडियो मेरी देखेगी और बाद में आपको पता है फिर क्या होगा। चलिए खैर, राइट। तो ये ऑरेंज लाइट है और उसके बाद जब मुझे एक चांटा पड़ चुका है और फिर मैं ऑब्वियसली अलर्ट हो चुका हूं और फिर मैं गियर डालकर अपनी गाड़ी भगाऊंगा, राइट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज नोन एज ग्रीन लाइट। तो ये मेरा एक समझाने का, एक समझने का, एक याद रखने का तरीका है फ्रिक्शन का, तो आप याद रख सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। बाकी मैं अब कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है जी। तो अब मैं आपको एक एक लाइन लिखता हूँ, वो उसका मतलब दिमाग में बैठा लेना है, वही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करती है। काइनेटिक फ्रिक्शन इट tries to oppose the relative motion between the bodies। दो बॉडीज के बीच का जो रिलेटिव मोशन होना चाह रहा है उसको अपोज करती है काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। स्टैटिक क्या करती है? इट ट्राइज टू अपोज द स्किडिंग टेंडेंसी बिटवीन द बॉडीज। स्किड करने की टेंडेंसी को अपोज करती है, राइट। या आप ये कह सकते हो, एक खास वर्ड और है, इट ट्राइज टू अपोज द इंपेंडिंग मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज इंपेंडिंग मोशन? वो मोशन जो एक्चुअली नहीं हो रहा। इंपेंडिंग मोशन क्या है? वो मोशन जो एक्चुअली नहीं हो रहा बट हो जाता अगर फ्रिक्शन ना होती।
ठीक है, मतलब बहुत सारे किंतु परंतु। अब अगर सर ये आपके इस किंतु परंतु के चक्कर में पड़ गए तो मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है कि भाई हम तो किंतु परंतु कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये होता तो ये हो जाता, अगर वो होता तो वो हो जाता, या हम ये कह सकते हैं अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसे चाचा ना कहता। इफ़ माई आंट हैड मुस्टैशेस शी वुड हैव बीन माई अंकल। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे किंतु परंतु हैं, लेकिन इम्पेंडिंग मोशन भी ऐसा ही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की खास बात है ये इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करने की कोशिश करती है, यानी वो मोशन जो एक्चुअली नहीं होता बट हो जाता अगर फ्रिक्शन ना होती। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक, राइट। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है ये भी आपको बताया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो जो मैंने आपको समझाया एक उसका क्रक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको। अब कुछ इसके फॉर्मूले भी आप याद रखेंगे। काइनेटिक का फॉर्मूला है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और लिमिटिंग का स्टैटिक का फॉर्मूला है एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, और लिमिटिंग का फॉर्मूला है एफ एल इज म्यू एस एन। ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। ये म्यू के, म्यू एस और म्यू एस आपको वैल्यू गिवन होगी, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, सो देयरफॉर वी कैन से Fs is always greater than Fk। तो ये एक सिंपल लॉजिक से भी समझ सकते हैं, सुनिए, और बाद में मैं आपको ग्राफिकली भी ये बताऊंगा, राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ी है, तो मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि आप पहले बॉडी पे 5 न्यूटन फोर्स लगाते हो, फिर 10 लगाते हो, फिर 15 लगाते हो, बॉडी नहीं मूव कर रही। क्यों नहीं मूव कर रही? क्योंकि स्टैटिक भी अपनी वैल्यू इंक्रीज करती चली जा रही है, लेकिन एक लिमिट तक। मान लीजिए स्टैटिक ने अपनी वैल्यू 27 न्यूटन तक बढ़ा ली थी, उसके बाद नहीं बढ़ा सकती, तो इसका मतलब 27 न्यूटन पर वो लिमिटिंग बन चुकी है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुकी है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको केवल बाहर से एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत तभी तक है जब तक दोनों सरफेस के बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो टूट ना जाए। एक बार बॉन्ड्स टूट गए, बॉडी खुद ब खुद चलना शुरू कर देगी। इस सिंपल सी लॉजिक से हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टैटिक को ओवर करने में जोर बहुत लग रहा है, फोर्स बहुत चाहिए एज कंपेयर टू काइनेटिक को ओवरकम करने में। ठीक है जी, इस सिंपल लॉजिक से हम कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो काइनेटिक से बड़ी ही होनी चाहिए। तो अगर फ्रिक्शन बड़ी है तो, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से अगर दोनों को डिवाइड करके देखेंगे आप, तो म्यू के म्यू एस से कम ही आएगा या म्यू एस म्यू के से ज्यादा आएगा। ठीक है, अब इस बात को मैं ग्राफिकली भी बताऊंगा आपको। तो चलिए अब ग्राफिकली देखते हैं। ये तीनों फ्रिक्शंस का एक ग्राफ बना, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बना। इधर मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स है जो आप बाहर से लगा रहे हैं, और इधर आपकी अलग अलग तरह की फ्रिक्शन है। ग्राफ कुछ ऐसा बना कि जैसे जैसे जो मैंने एग्जांपल ली थी, पहले आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई बाहर से, तो स्टैटिक ने भी 10 अपनी वैल्यू अटेन कर ली। फिर आपने 20 लगाई, इसने भी 20 कर ली। आपने 25 लगाई, इसने भी 25 कर ली। तो हो क्या रहा है, जब ये पॉइंट्स प्लॉट होंगे तो एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो मान लीजिए ये 27 तक ऐसे चला, जो मैंने एग्जांपल ली थी 27 तक, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ तो ग्राफ में, ठीक है। तो आपको हालांकि ये बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। सो 27 तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये ग्राफ हो गया। तो 27 पे आपको क्या मिली, यानी वाई एक्सिस पर आपको यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल जाएगी, यानी स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद क्या हुआ, बॉन्ड टूट गए। बॉन्ड टूट गए तो हमें अब और फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है बाहर से। अब अगर और फोर्स नहीं लगाओगे तो स्टैटिक या लिमिटिंग जो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर चुकी है वो और तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ग्राफ नीचे आएगा। तो देयर इज अ डिप इन द ग्राफ, ये डिप आया, ये ग्राफ में डिप आ गया, डिप आ गया, आगे इस तरह से कांस्टेंट हो गया। तो ये है आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आपकी लिमिटिंग, और ये आपका स्टैटिक का ग्राफ है। यानी ग्राफ भी ये बता रहा है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ही बना था ये, कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो कि आपको यहां पे मिल रही है, या ये यहां पे एफ के मिल रहा है, एफ के ऑब्वियसली एफ एस यानी एफ एल से कम ही है। यानी आपका ये मतलब हो गया कि इसके बाद जितनी मर्जी फोर्स बढ़ाते चले जाइए, ये कांस्टेंट ही है, एफ के रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो मैंने लॉजिकली बताई, ग्राफिकली भी ये बात वैलिड हो रही है। तो ये तो लॉजिकली मैंने आपको तीनों फ्रिक्शंस एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब मैं एक एक करके कुछ एग्जांपल्स लूंगा, समझना ध्यान से, ताकि आपका दिमाग स्टिमुलेट हो और आपको पता लगे कि फ्रिक्शन स्टैटिक कैसे मार्क की जाती है, कब स्टैटिक लिमिटिंग में बदलती है, कैसे कैसे होता है। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। तो पहली जो एग्जांपल है, मान लीजिए सवाल आ गया
ठीक है जी। द ब्लॉक डज नॉट मूव एज वी अप्लाई अप टू 10 न्यूटन फोर्स ऑन इट, हाउ डज फ्रिक्शन फोर्स वेरी। देखिए कहते हैं इस ब्लॉक पर हमने अप टू 10 न्यूटन फोर्स लगाना शुरू की। अप टू का मतलब है आपने 1 से शुरू किया, हो सकता है 2 से शुरू किया, तो 1 2 3 4 से बढ़ाते बढ़ाते 10 तक लेकर गए, लेकिन क्वेश्चन में यह था कि वो मूव नहीं करा। तो कैसे फ्रिक्शन फोर्स वेरी करती है, देखिए अब समझते हैं। तो मान लीजिए पहले मैंने लगाई 1 न्यूटन, ये क्यों नहीं मूव कर रहा होगा, क्योंकि उसी समय यहां से स्टैटिक आ गई होगी और उसने अपनी वैल्यू 1 के बराबर कर ली होगी, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फिर मैंने यहां पे लगाई 2, इसने अपनी वैल्यू 2 कर ली। मैंने ऐसे 5 लगाई, इसने वैल्यू 5 कर ली। मैंने ऐसे 10 लगाई, इसने 10 कर ली। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में बोला है। तो 10 न्यूटन तक फोर्स लगाने के बाद वो इसलिए मूव नहीं कर रहा है क्योंकि स्टैटिक भी 10 खुद ब खुद 10 होती चली जा रही है। तो कैसे वेरी कर रही है, तो ग्राफ पूछ रहा है आपसे। तो ग्राफ में आप सीधा कह सकते हो, जो पीछे मैंने ग्राफ बनाया कि इट विल बी स्ट्रेट लाइन। ये 10 न्यूटन तक आपने फोर्स लगाई, यहां तक इसने भी 10 न्यूटन वैल्यू अटेन कर ली, बस ऐसे वेरी कर गया। ये सवाल हो गया।